हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। एचएसएससी कंप्यूटर साइंस जो हम एडवांस लेवल का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उसकी है तीसरी वीडियो है। आज तीसरा दिन है, आपकी एग्जाम डेट आए हुए। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। और कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पाइथन नंबर से स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस वीडियो को, जो नए लोग देख रहे हैं, वो प्लीज पहले दो वीडियोस को जाके देख लो। दो वीडियोस में काफी कुछ हमने किया है पाइथन वेरिएबल्स के बारे में, पाइथन सिंटैक्स के बारे में, काफी कुछ हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, तो आप वो जाके देखो जरूर पहले। उसके बाद आप ये तीसरी वीडियो देखो। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली पाइथन में तीन तरह के टाइप्स होते हैं, तीन तरह के नंबर्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है इंट जिसको इंटीजर बोलते हैं, एक होता है फ्लोट जिसको हम डेसिमल बोलते हैं। जैसे पॉइंट में नंबर्स होते हैं, 2.3 हो गया, 3.4 हो गया। पॉइंट में जो भी वैल्यू होगी उसको फ्लोट वैल्यू बोला जाएगा। -1 से लेके 0 और +1 ये आपके इंटीजर वैल्यूज होती हैं। कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एक रियल पार्ट होता है, एक प्लस इमेजनरी पार्ट होता है, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो जे की फॉर्म में लिखे होते हैं, नंबर के साथ जे लिखा होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी न्यूमेरिक टाइप्स इन पाइथन, तो हमारा आंसर होगा 3 टाइप्स होती है न्यूमेरिक की पाइथन में, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब कोई वेरिएबल है, ठीक है, हमने पढ़े थे ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े थे, लोकल वेरिएबल्स पढ़े थे हमने। तो कोई वेरिएबल है जिसको न्यूमेरिक टाइप बनाना है, कोई वेरिएबल उसको न्यूमेरिक टाइप बनाना है, संख्या के जैसा बनाना है। व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू, जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई ऐसी वैल्यू असाइन करेंगे उसको न्यूमेरिक टाइप बनाने के लिए, कैसी, x इज इक्वल टू 1 हमने कर दिया, y इज इक्वल टू 2.8 कर दिया, z इज इक्वल टू 1j कर दिया। एक कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। 2.8 कैसी वैल्यू है, कोई भी दशमलव में वैल्यू होगी, कैसी होगी, फ्लोट वैल्यू होगी, या फ्लोटिंग टाइप वैल्यू भी बोल सकते हैं। 1 के साथ j लगा हुआ है, j जहां पे लग जाएगा वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन, पाइथन लैंग्वेज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप को वेरीफाई करने के लिए या पता करने के लिए हमें किस फंक्शन का यूज करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपके पास ऐसा ऑप्शन मिलेगा, एक टाइप ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, यही आपका आंसर होगा कि भाई पाइथन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स की टाइप को पता करने के लिए किस फंक्शन का यूज करना चाहिए, तो आंसर होगा टाइप फंक्शन का यूज करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे x में एक वैल्यू असाइन की थी, अगर पता करनी है कैसी वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट और टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। टाइप ब्रैकेट के अंदर x, जिस भी वेरिएबल का पता करना है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। y में 2.8 दिया था तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप y। z में 1j दिया था तो क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप z। ऐसे टाइप फंक्शन का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन की गई है वो कौन सी वैल्यू है उसका हम पता कर सकते हैं। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कितने तरह के पाइथन में न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वेरिएबल्स को न्यूमेरिक टाइप बनाने के लिए हमें उनके अंदर वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, और पाइथन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप, वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है, किस तरह की चीज है, किस तरह का वेरिएबल है, उसको पता करने के लिए हमें किस फंक्शन का यूज करना चाहिए वो भी आपको पता है। अब आता है इंट और इंटीजर। इसे होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव माइनस भी हो सकता है। कौन, इंटीजर विदाउट डेसिमल्स ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, बिना डेसिमल के, क्योंकि डेसिमल लग गया वहां पे तो फ्लोटिंग वैल्यू हो जाती है। बिना डेसिमल के अनलिमिटेड हो सकते हैं, 0 से लेकर अनगिनत तक हो सकते हैं। जैसे इंटीजर्स का एग्जांपल कैसा हो सकता है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हमने कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू दे दी, z इज इक्वल टू हमने माइनस की कोई वैल्यू दे दी।
अब हमने x में भी एक वैल्यू असाइन की, y में एक वैल्यू असाइन की, z में एक वैल्यू असाइन की। हमें तीनों का पता करना है कि ऑब्जेक्ट जो है किस तरह के हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप x, प्रिंट टाइप y और प्रिंट टाइप z। इन तीनों का ही आंसर क्या आएगा, int, क्योंकि ये तीनों वैल्यू कैसी हैं, इंट टाइप वैल्यू। वैसे ही फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकते हैं लेकिन कंटेन वन और मोर डेसिमल, लेकिन उनमें दशमलव होता है, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग। x में 1.10 वैल्यू डाल दी, y में 1.0 वैल्यू डाल दी, z में -35.59 वैल्यू डाल दी। इसका पता किया प्रिंट टाइप x लिख के, y का पता किया प्रिंट टाइप y लिख के, z का पता किया प्रिंट टाइप z लिख के, तो आंसर तीनों का क्या आएगा, फ्लोट आएगा। फ्लोट कैन आल्सो बी साइंटिफिक नंबर भी देन e टू इंडिकेट द पावर। अब फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है कि e का यूज हो सकता है पावर को बताने के लिए। यहाँ पे 35e3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर 3, 10 की पावर 3 होगा, सॉरी। यहाँ पे 12e4 लिखा हुआ है, यानी कि 12 10 की पावर 4। यहाँ पे 87.7 लिखा हुआ है, यानी कि 10 की पावर 100। तो फ्लोटिंग नंबर्स में आप ध्यान रखना कि एक ई का यूज भी यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी ये बहुत डीप लेवल की बात है, इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में आपसे इतना पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर की पता की थी वैसे ही फ्लोट की, x प्रिंट टाइप x, y प्रिंट टाइप y, z प्रिंट टाइप z, पता करने के लिए कि ये किस तरह के ऑब्जेक्ट हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटन विद j। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो एक j के साथ लिखे हुए होंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसको बदला जा सकता है। कॉम्प्लेक्स x इज इक्वल टू 3 + 5j कर दिया, मान लो j की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ तो 5 × 5 हो जाएगा, j की जगह पे 2 रख देता हूँ तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो 3 प्लस अगर j की जगह पे 2 रखा था तो 5 × 2 = 10 हो गया, और 3 + 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब सिंपल इतना अगर आपसे पूछे x इज इक्वल टू 3 + 5j ये किस तरह की वैल्यू है, तो आंसर क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। अब 3 + 5j लिख के j इज इक्वल टू मान लो आपके सामने 2 लिख दिया, आउटपुट पूछे आपसे तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और आपसे ये पूछे कि आउटपुट में वैल्यू किस तरह की आएगी, तो 13 किस तरह की वैल्यू है, 13 इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू 5j कॉम्प्लेक्स है, z इज इक्वल टू -5j कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी माइनस प्लस हो सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर भी माइनस प्लस हो सकते हैं, और इंटीजर भी माइनस प्लस हो सकते हैं। तो पाइथन में नंबर्स की जो 3 टाइप हैं, इंट टाइप, फ्लोट टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप, वो तीनों की तीनों प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। जैसे इंट टाइप का पता करने के लिए टाइप फंक्शन का यूज किया था, फ्लोट टाइप का पता करने के लिए टाइप फंक्शन का यूज किया था, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स का पता करने के लिए भी हम उसी टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट टाइप x, प्रिंट टाइप y और प्रिंट टाइप z। जैसे ही हम ये वैल्यू असाइन करके प्रिंट टाइप x y z लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर लिखा आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। अब आता है पाइथन में टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि कोई एक चीज दी हुई है, हमें उसकी टाइप को चेंज करना है बिना उस चीज को चेंज किए हुए। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक चीज है, हमारे पास मान लो 20 है, 20 रुपए का नोट है, हमें उस 20 रुपए के नोट की टाइप को चेंज करना है, लेकिन रुपीज हमारे पास 20 ही होने चाहिए। कैसे, चलिए देखते। You can convert from one type to another with the, देखो int फंक्शन आ गया यहाँ पे। अब जिस भी चीज के आगे आपको ऐसे ये ब्रैकेट लगे हुए दिख जाए ना, समझ लेना कि वहां पे एक फंक्शन की बात हो रही है, वो एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। इंट के आगे ब्रैकेट है इंट फंक्शन, फ्लोट के आगे ब्रैकेट है फ्लोट फंक्शन, कॉम्प्लेक्स के आगे ब्रैकेट है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब देखो कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। अब x इज इक्वल टू हमने एक लिया है कैसा, इंटीजर टाइप है, y इज इक्वल टू 2.8 फ्लोटिंग टाइप है, z इज इक्वल टू 1j कॉम्प्लेक्स टाइप है। अब हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर से फ्लोट में। हमने क्या किया, a को असाइन कर दी वैल्यू फ्लोट x। देखो ध्यान से सुनना, पहले हमने x में एक डाल दिया, इंटीजर एक डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि x में क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू हो गई।
अब हमें क्या करना है, इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना है। तो हमने एक वेरिएबल दिया ए इज इक्वल टू, हमने जो x था इंटीजर टाइप जो था उस x को लिखा हमने ब्रैकेट में और इस फ्लोट फंक्शन का यूज किया। इंटीजर से फ्लोट में बदलने के लिए हमने फ्लोट फंक्शन का यूज किया, फ्लोट और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, x डाल दिया। अब इसका आउटपुट देखो, यहाँ पे जो ये प्रिंट टाइप ए लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फ्लोट। क्यों आएगा, क्योंकि इस x को हमने फ्लोट फंक्शन के अंदर डाल दिया। वैसे तो x की वैल्यू 1 है, इंटीजर है, लेकिन हमने तो x के आगे फ्लोट लगा दिया ना और एक नया वेरिएबल असाइन कर दिया। तो अगर अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाए, टाइप पूछी जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा फ्लोट। ऐसे ही फ्लोट को इंटीजर में बदल दिया। कैसे, देखो 2.8 जो थी वो है तो फ्लोट वैल्यू, लेकिन हमने क्या किया, उस y को इंट फंक्शन के अंदर डाल दिया। इंट फंक्शन के अंदर y डालने की वजह से जो y पहले फ्लोटिंग वैल्यू होती थी, अब वो प्रिंट टाइप b करेंगे तो हमारे पास इंट वैल्यू आएगी। ऐसे ही इंटीजर को, इंट को कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या डाल देंगे, x को डाल देंगे। तो c लिया हमने, c के अंदर हमने क्या लिख दिया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में x डाल दिया। तो अब जो वो x इंटीजर वैल्यू थी वो कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से जब हम प्रिंट टाइप c कराएंगे तो क्या आएगा, इंटीजर को हमने किस में बदला है, कॉम्प्लेक्स में बदला है, तो हमारे पास आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक, यू कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू अनदर नंबर टाइप। ये नोट करने की बात है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन भी बन सकता है। यहां से हमसे ऐसा पूछ सकते हैं कि पाइथन में टाइप कन्वर्जन करते टाइम ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी और नंबर टाइप में नहीं बदला जा सकता। तो कौन सा नंबर टाइप होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप होगा। आप इंटीजर को बदल सकते हो, ठीक है, फ्लोट को बदल सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स को दूसरे नंबर टाइप में नहीं बदल सकते। ये याद रखने की इंपॉर्टेंट बात यहां से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपको करना आ गया होगा आई थिंक, कि एक टाइप की चीज को दूसरी टाइप की चीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अगर हमारे पास इंट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इंट को फ्लोट में बदलना है तो उस इंट वेरिएबल को फ्लोट की ब्रैकेट में डाल दो, फ्लोट को इंट में बदलना है तो उस फ्लोट वैल्यू को इंट की ब्रैकेट में डाल दो, फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो कॉम्प्लेक्स की ब्रैकेट में उस फ्लोट वैल्यू को डाल दो, इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में उस इंटीजर वैल्यू को डाल दो। ठीक है, चलिए अब आता है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर बेसिकली क्या होता है कि वैसे तो पाइथन के पास कोई रैंडम ऐसा फंक्शन नहीं होता कि वो ऐसा ही रैंडम नंबर जनरेट कर दे। रैंडम नंबर जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि मान लो हम जैसे जब ताश खेलते हैं तो ताश खेलते टाइम ऐसे हम 30 मारते हैं और उसके बाद हम ऐसे ही रैंडम कोई पत्ता निकालते हैं, कोई कार्ड निकालते हैं, उसमें 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम हाथ में हमारे एक से लेके हुक्म के 1 से लेके और हुक्म के 10 तक हमारे पास ताश है, फिर हम फाट मार के जब जो भी पत्ता निकालेंगे वो 1 से 10 के बीच में नंबर का पत्ता निकलेगा ना। ऐसे ही पाइथन में रैंडम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, पाइथन डज नॉट हैव ए रैंडम फंक्शन टू मेक रैंडम नंबर बट पाइथन हैज ए बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड रैंडम। अब देखो ये क्वेश्चन पहला बन गया, पाइथन हैज ए बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड रैंडम। नाम का पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है दैट कैन बी यूज टू मेक रैंडम नंबर्स। ठीक है, ऐसा पूछेंगे आपसे क्वेश्चन में कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसको यूज किया जाता है रैंडम नंबर्स निकालने के लिए। तो इजी है, रैंडम लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाओगे कि हाँ रैंडम मॉड्यूल दो एग्जाम। अब हमें इंपोर्ट करना है एक रैंडम मॉड्यूल और डिस्प्ले करना है कोई भी एक रैंडम नंबर 1 से 9 के बीच में। तो हम पाइथन इंटरप्रेटर में पाइथन एडिटर में हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट रैंडम, अगली लाइन में कोड क्या लिखेंगे, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज ब्रैकेट में 1, 10। और जैसे ही फिर आप इसको
प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट में जो आपके पास आएगा वो 1 से लेके 10 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, कुछ भी आएगा। इस 1 की जगह पे आपने 10 कर दिया और इस 10 की जगह पे आपने 100 कर दिया, तो 10 से लेके 100 के बीच में आप 22 भी आ सकता है, 28 आ सकता है, 57 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, अच्छा रैंडम नंबर्स का यूज कहाँ पे होता है? सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ खरीदते हो या कहीं पे कोई अपना ऑर्डर करते हो या कुछ भी करते हो, तो एक ओटीपी नाम की चीज होती है, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, अब वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो 4 डिजिट का भी हो सकता है, 6 डिजिट का भी हो सकता है, 8 डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि वो 6 डिजिट का एक ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। आप जैसे ही ट्रांजैक्शन बिल भरने के लिए वहां पे सबमिट का बटन दबाते हो, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, फिर उस ओटीपी को आप उस मोबाइल में भरते हो और आप ट्रांजैक्शन कर पाते हो। लेकिन कभी सोचा कि वो ओटीपी ऐसे एकदम से आ कहां से गया? उन्हें कैसे पता कि इस नंबर पे यही ओटीपी देना है? और कोई ओटीपी तो दे सकते थे ना। फिर बार बार जब हम ओटीपी मांगते हैं, 4-5 बार हम रीसेंड करते हैं, तो अलग अलग ओटीपी आता है। वो कुछ नहीं होता, वो एक ऐसा बिल्ट इन मॉड्यूल होता है उनके सिस्टम के अंदर, जिस किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से उन्होंने जो वो एप्लीकेशन या वो सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें वो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो वो रैंडम नंबर जनरेट करके हमारे मोबाइल पे भेज देता है। उसी रैंडम नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। तो उन्होंने वहां पे क्या कोडिंग की हुई है? उन्होंने वहां पे कोडिंग की हुई है कि भाई 6 डिजिट का करना है। मान लो 6 डिजिट का करना है, तो मान लो 0 0 0 0 0 1 से लेके, और हमने कर दिया 9 9 9 9 9 और 9, 6 टाइम्स 9 कर दिया कि भाई जब भी कोई भी यूजर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके एंटर दबाएगा, सबमिट करेगा, उसको 0 0 0 0 1 से लेके 9 9 9 9 9 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके उसके मोबाइल पे भेजना है। उसके लिए जो कोडिंग की हुई होती है वहां पे वो यही होती है, इंपोर्ट रैंडम प्रिंट ब्रैकेट में रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहाँ पे वो रेंज होती है जिसके बीच का ओटीपी आपके पास हमेशा। तो आई होप ये चीज आपको नई है, पता लगी होगी। इसके बारे में पहले से पता होगा, लोगों को नहीं पता था, तो अब आपको पता लग गया कि ओटीपी का क्या फंडा होता है, ओटीपी कैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ नहीं होते, वो बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। पाइथन में भी होता है, कौन सा होता है? रैंडम नाम का बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो रैंडम नंबर जनरेट करके हमें देता है। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर होती है। अब आता है कि पाइथन कास्टिंग। देखो कास्टिंग जैसे बॉलीवुड में कास्टिंग होती है ना, एक फिल्म स्टार्ट होती है बननी, तो वहां पे कास्ट किए जाते हैं, भाई तू लड़के के बाप का रोल निभाएगा, तू लड़के की बहन है, तू लड़के की गर्लफ्रेंड बनेगी, तू लड़के का दोस्त बनेगा। तो कास्टिंग होती है कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। ऐसे ही वेरिएबल टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए पाइथन में कास्टिंग होती है। देखो देयर में बी टाइम्स व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई अ टाइप ऑनटू ए वेरिएबल। कभी कभी ऐसा होगा कि एक वेरिएबल को आप टाइप कास्ट करना चाहोगे, कोई टाइप देना चाहोगे। दिस कैन बी डन विद कास्टिंग, ये कास्टिंग की हेल्प से हो सकता है। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये क्या होती हैं? इनका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। एंड एज सच इज यूजेस क्लासेस टू डिफाइन डेटा टाइप्स। और क्लासेस क्या होती हैं वो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। अभी बस इतना याद रखो कि डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हम क्लासेस का यूज करते हैं। कास्टिंग इन पाइथन इज देयरफॉर डन यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। आगे फंक्शन का जो टॉपिक आएगा उसमें आपको पता लगेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि पाइथन में कास्टिंग जो होती है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का यूज करके की जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कास्टिंग इन पाइथन, तो हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर यूज्ड टू कास्टिंग इन पाइथन। ठीक है, जैसे इंट फंक्शन है, इंट के आगे ब्रैकेट है, तो इंट फंक्शन है कंस्ट्रक्ट्स एन इंटीजर नंबर फ्रॉम एन इंटीग्रल लिटरल
a float literal by rounding down the previous whole number or a string literal providing the string represents a whole number. float जो फंक्शन है कंस्ट्रक्ट ए फ्लोट नंबर, इंटीजर फंक्शन बनाता है, एक इंटीजर नंबर, एक इंटीग्रल पार्ट का इंटीजर नंबर बनाता है। फ्लोट फंक्शन बनाता है एक फ्लोट नंबर फ्रॉम एन इंटीग्रल लिटरल। स्ट्रिंग फंक्शन कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स, काफी तरह के डेटा टाइप्स की वैरायटी में से str फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। इंक्लूड स्ट्रिंग्स, इंटीजर लिटरल्स एंड फ्लोट लिटरल्स। लिटरल्स के टॉपिक में आप लिटरल्स के बारे में पढ़ोगे। अभी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने x इज इक्वल टू इंट फंक्शन के अंदर 1 लिख दिया और फिर प्रिंट करवाएंगे x, तो आंसर आएगा हमारे पास 1। y इज इक्वल टू इंट, और इंट के अंदर अब हमने यहाँ डाल दी 2.8, वैसे तो हमने डाली है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, लेकिन प्रिंट कराएंगे y तो आंसर आएगा 2, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा और सिर्फ हमारे पास 2 रह जाएगा। अब z इज इक्वल टू इंट, और देखो डबल कोट के अंदर 3 लिख दिया, लेकिन डबल कोट के अंदर क्या लिखे जाते हैं, हमने बताया था डबल कोट के और सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज लिखी जाती हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यूज लिखी जाती हैं। लेकिन अगर हम इंट के फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर 3 लिख देंगे और फिर प्रिंट z करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू 3 ही आएगी। ये 3 डेफिनेशंस जो थी इनमें यही समझाया गया है कि एक वेरिएबल के बाद वेरिएबल के बराबर में हम कोई फंक्शन यूज करते हैं, इंट फंक्शन या फ्लोट फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन या स्टीर फंक्शन, str फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, उस फंक्शन का यूज करके उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, आउटपुट हमेशा वही मिलेगा। इंट के अंदर 2.8 लिखा है, फ्लोट वैल्यू है, लेकिन जब हम y प्रिंट कराएंगे तो हमें 2 मिलेगा, फ्लोट हट जाएगा। इंट की ब्रैकेट में स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी हमने, डबल कोट के अंदर 3 लिख दिया। बिना कोट के लिखते हैं तो इंटीजर होता है, लेकिन कोट के अंदर डबल कोट के अंदर लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू मानी जाती है। लेकिन जब प्रिंट कराएंगे z तो हमारे पास वैल्यू 3 ही आएगी, ऐसा नहीं है स्ट्रिंग लिखा हुआ आगे। ठीक है, चलिए जैसे फ्लोट का एग्जांपल देख लो। अब x वेरिएबल में हमने पीछे क्या किया था, पीछे वाली स्लाइड में हमने इंटीजर फंक्शन में वैल्यूज डाली थी। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू फ्लोट ब्रैकेट में 1 लिख दिया। वैसे तो 1 क्या है बताइए, 1 क्या है, इंटीजर फंक्शन, इंटीजर वैल्यू है ना 1, लेकिन इस 1 को हमने फ्लोट फंक्शन के अंदर लिख दिया तो आउटपुट हमेशा 1.0 पॉइंट लग जाएगा, 1 का 1.0 बन जाएगा। y फ्लोट के अंदर हमने 2.8 ले लिया, ये तो सिंपल है 2.8 ही आएगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अब फ्लोट के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू ले ली भाई, डबल कोट के अंदर 3 लिख दिया तो क्या आउटपुट आएगा 3.0, सिंपल। स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में बदल देगा कौन, फ्लोट फंक्शन। उसी में हमने फ्लोट के अंदर देखो भाई डबल कोट में यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू, ऊपर से हमने ले ली फ्लोट वैल्यू 4.2, लेकिन है किसके अंदर, फ्लोट के अंदर है ना, तो हम कितना भी यहाँ पे कुछ भी इसको पागल बनाने की कोशिश कर ले, आउटपुट हमेशा हमेशा सेम ही मिलेगा। फ्लोट के अंदर कुछ भी डाल लो भाई, फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगी ना। फ्लोट के अंदर तुम 4.2 डाल दो, 20.3 डाल दो, डबल कोट लगाओ, सिंगल कोट लगाओ, 1 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी लिखो, आउटपुट पॉइंट में ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोट फंक्शन में डाल रहे हैं वैल्यू। ऐसे ही स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू str के अंदर हमने s1 डबल कोट में लिखा है, तो डबल कोट में लिखने वाली चीज क्या होती है, स्ट्रिंग होती है ना, टेक्स्ट वैल्यू होती है ना डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर जो लिखी जाती है। डबल कोट या तो इसके अंदर या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखा जाएगा, कुछ स्ट्रिंग होता है। तो str फंक्शन में s1 डबल कोट में लिख दिया तो आउटपुट s1 मिल गया। str फंक्शन में 2 लिख दिया भाई, str में 2 लिख दिया, लेकिन ये 2 क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है और बिना डबल कोट के लिखी है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 2 ही आएगा, लेकिन ये 2 बोला क्या जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू बोला जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू डाल दी 3.0, आउटपुट क्या आएगा, 3.0 ही आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इस डिजिट को या इस न्यूमेरिक को स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो टेक्स्ट में बदल देगा, नहीं, 3.0 ही आएगा, लेकिन ये 3.0 काउंट किस में होगा, ये str वैल्यू में काउंट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर str फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू दे दी आपको, तो ये मत सोचना कि उस वैल्यू को उन्होंने, अच्छा यहाँ पे 3.0 जो न्यूमेरिक में लिखा हुआ है
वो आपको ऑप्शन में हो सकता है ऐसे दे दे THREE 3 लिख के दे दे 3.0, ना भाई उसको गलत कर देना, वो नहीं होगा। न्यूमेरिक न्यूमेरिक ही रहेगा। हाँ, उसका बिहेवियर जो हो जाएगा ना, मतलब बोला जाएगा वो स्ट्रिंग, लेकिन दिखेगा डिजिट में न्यूमेरिक। कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों। अब आता है पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पाइथन स्ट्रिंग्स में होते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो सिंगल कोट के अंदर होंगे या डबल कोट के अंदर होंगे। या तो देखो ऐसे हेलो या कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिखी होगी सिंगल कोट के अंदर, या ऐसे डबल कोट के अंदर लिखी होगी, लेकिन दोनों वैल्यू सेम होती है। ये वैल्यू स्ट्रिंग होती है और ये भी स्ट्रिंग होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। और अगर हमें उस स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करना है, उस स्ट्रिंग लिटरल को पता करना है क्या कैसा है क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट। प्रिंट हेलो डबल कोट के अंदर और प्रिंट हेलो सिंगल कोट के अंदर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास जो आएगा वो आएगा सिंपल हेलो, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, हेलो ही आएगा। चलिए, अब स्ट्रिंग का टॉपिक जो है काफी थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है। हम अगली वीडियो में, चौथी वीडियो में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे। आज इतना ही है। स्ट्रिंग लिटरल जो होते हैं उनको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कास्टिंग कैसे होती है, नंबर्स का फंक्शंस के अंदर जो भी नंबर डालते हैं आउटपुट उसका उस फंक्शन के जैसा ही होता है। फ्लोट में कोई भी वैल्यू डालोगे वो डेसिमल में चेंज हो जाएगी, इंटीजर में कोई भी वैल्यू डालोगे वो इंटीजर में चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग में कोई वैल्यू डालोगे वो वैल्यू सेम रहेगी लेकिन उसको बोला जाएगा स्ट्रिंग नंबर। रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं, प्रिंट RANDOM डॉट रैंड रेंज, और ब्रैकेट में रेंज हम डिसाइड करते हैं 1 से 10, 5 से 7, कुछ भी हो सकता है। OTP कैसे जनरेट किए जाते हैं पता लग गया आपको। टाइप कन्वर्जन कैसे होती है, और फ्लोट इंट के आपने पाइथन के नंबर्स के बारे में देखा। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो इस लेक्चर में तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और आपके लिए एक और अच्छी बात है कि जैसे ही हमारी ये सीरीज खत्म होगी आने वाले कुछ दिनों में पाइथन की, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट किए हुए हैं। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बस आपका साथ बनाए रखना। और अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ, एस से सब्सक्राइब होता है, एस से शेयर होता है, प्लीज करना, और लाइक जरूर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।